जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम लोग करंट अफेयर के साथ आज पुनः एक ऐसा डिस्कशन करेंगे जिसमें कुछ आपका ऐसा भी प्रश्न तैयार हो जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जैसे आप कहते हैं स्टैटिक या ट्रेडिशनल जी के, लेकिन काम के प्रश्न, फालतू प्रश्न बिल्कुल नहीं। ऐसे प्रश्नों को लेकर हम नहीं बैठेंगे जो आपके समय को बर्बाद करें लेकिन पूछे कभी ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में किस भारतीय शिक्षिका ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 जीता है? तो इनका नाम है रूबल नागी। सही आंसर क्या हो जाएगा? रूबल नाबी। तो रूबल नागी को ये पुरस्कार जेम्स एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया गया है और उपेक्षित दीवारों को सीखने की जीवंत दीवारों एजुकेशनल म्यूरल्स में बदलने के नवाचार हेतु इनको ये पुरस्कार मिला है। उन्होंने 10 लाख से अधिक बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन यूनेस्को के सहयोग से प्रदान करता है। कौन फाउंडेशन? वर्की फाउंडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्की फाउंडेशन इसको प्रदान करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों के कायाकल्प हेतु ऑपरेशन कायाकल्प भी संचालित किया जा रहा है। तो ऑपरेशन कायाकल्प किससे रिलेटेड है? ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विद्यालयों के कायाकल्प से ये रिलेटेड है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि वर्की फाउंडेशन यूनेस्को के सहयोग से प्रदान करता है। जेम्स एजुकेशन के द्वारा ये दिया गया है। यह पुरस्कार उपेक्षित दीवारों को सीखने की जीवंत दीवारों एजुकेशनल म्यूरल्स में बदलने के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है इसमें? ठीक है, तो किसमें चुना आईओसी में किसे चुना गया है? तो ये है सोराया अघाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य, और अभी इनकी एज है ओनली 30 ईयर्स। अभी ये 30 साल की हैं और सबसे कम उम्र की ये सदस्य बनी है। और उन्हें टोक्यो 2021 ओलंपिक में बैडमिंटन खेल में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किस खेल में? बैडमिंटन। तो यहाँ पूछा जाएगा किस खेल से ये संबंधित है? तो बैडमिंटन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो यह है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। थॉमस बॉक इस समय अध्यक्ष हैं कि नहीं, ये ज़रा हमको बताइए। ये चेक करना है कि आईओसी के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं वो थॉमस बॉक हैं कि नहीं, ये बताइएगा हमको। आईओसी प्रेसिडेंट 2026 में अभी कौन है? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है क्रिस्टी क्वांट्री। ये कौन है? आईओसी के क्रिस्टी क्वांट्री। ये हटा दीजिए यहाँ से, ये थॉमस बॉक आउटडेटेड हो जाएगा। कौन है? क्रिस्टी क्वांट्री। क्रिस्टी क्वांट्री। क्रिस्टी क्वांट्री जो है वो इसके। नीता अंबानी आईओसी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पहली भारतीय महिला हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आपको तैयार रखना है। फरवरी 2026 में तक भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई विस्तार के लिए कितने देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। तो ये देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय तो क्रिस्टी क्वांट्री हैं। क्रिस्टी क्वांट्री के पहले थॉमस बॉक बड़े लंबे समय तक रहे हैं, 2013 से 2025 तक। उस सवाल में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बताइए कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई विस्तार के लिए कितने देशों के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। कितने देशों के साथ? 23 देशों के साथ ये हुआ है। और इसमें जो है डिजिटल पहचान भुगतान प्रणाली जैसे यूपीआई है, डिजिटल लॉकर जैसे मंच ये शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी की शुरुआत की गई थी। ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी की शुरुआत कब की गई थी? जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 2023 में की थी। भारत मंडपम याद है ना आपको, नई दिल्ली, जहाँ पर पूरे कार्यक्रम सब हुए थे, वहीं पर। ठीक है, उसी समय वो भारत मंडपम बनाया भी गया था। तो इंडिया स्टैक के तहत ये डिजिटल समाधान साझा करने के लिए 23 देशों के साथ भारत ने समझौते किए हैं। अगला जो प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी की समीक्षा करने और सेलामत दातंग मोदी जी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए फरवरी 2025 में किस देश की यात्रा की? देखिए, दो चीज़ें हैं, व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने और सेलामत दातंग मोदी जी। तो आपको यहीं से पकड़ना है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो ये कहाँ? तो ये मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में। कहाँ की यात्रा की? मलेशिया। कब गए? 7 फरवरी, 7 फरवरी को मलेशिया की यात्रा पे मोदी जी गए। सेलामत दातंग मोदी जी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसको इन्होंने संबोधित किया। और उद्देश्य क्या है? मलेशियाई पीएम है अनवर इब्राहिम, उनके साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करना। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करना। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा है रिटिंग। क्या है? रिंगिट। एक्सट्रीमली सॉरी, रिंगिट। रिंग ऐसे लिखा जाता है, रिंग डबल जी होता है, रिंगिट। क्या है? रिंगिट। यहाँ की मुद्रा क्या है? रिंगिट। और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, जो उनकी सरकार थी, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर मतलब उसको लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत अच्छी वैल्यू दी जाती है, अच्छा महत्व दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2024-25 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन मूल्य कितना है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन मूल्य कितना है? तो यह है 11.3 लाख करोड़ रुपये। कितना है? 24-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपये, इतना है, ठीक है। तो 14-15 में ये केवल 1.9 लाख करोड़ रुपये ये हुआ करता था, और अभी बढ़ के ये लगभग मान के चलिए 9 गुना हो गया है। मतलब 9 गुना नहीं, 6 गुना लगभग हो गया है, 6 गुना हो गया है। तो 10 सालों में ये 6 गुना बढ़ गया है। 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपये और 24-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपये, 11.3। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता भी इस समय है। चाइना वैसे नंबर 1 है, और चाइना के बाद किसकी बारी आती है? वो है इंडिया की। 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन परियोजना, जिसको बोलते हैं PLI, ये योजना शुरू की ना। तो और एक मैं आपको बात बताऊं, उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है वो लगभग 50% इसमें योगदान करता है। जो नोएडा है भारत का, NCR में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का ये जो नोएडा है ये लगभग 50% यही योगदान करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फरवरी 2026 में भारत ने किस शहर में अपना रिकॉर्ड 6ठा अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसने जीता? भारत ने जीता। और जिम्बाब्वे के हरारे में। कहाँ पर? ये जिम्बाब्वे में पड़ता है, ये जो है ये जिम्बाब्वे में पड़ता है। तो जिम्बाब्वे के हरारे में इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। कहाँ पर? हरारे में। हरारे में इंग्लैंड हार गया। हरारे में इंग्लैंड हार गया। तो जिम्बाब्वे के हरारे में ये जीता है। और वैभव सूर्यवंशी, इनको प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों चुना गया है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज। पहला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और जो ICC है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर? दुबई में है। UAE में, दुबई में यह है। अगला जो प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत में पोटास और पोटेशियम उर्वरकों का रिकॉर्ड मासिक उत्पादन कितना था? है ना। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो उत्पादन है ये अभी पहुंच गया है 15.76 लाख मीट्रिक टन। 15.76 लाख मीट्रिक टन फास्फेट और पोटेशियम उर्वरकों का उत्पादन, ये मासिक उत्पादन दर्ज किया गया है। और ये वृद्धि मुख्य रूप से DAP और NPK जो उर्वरक हैं उनके कारण हुई है ना। DAP और NPK उर्वरक जैसे जैसे इनकी उत्पादन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है, इसी कारण से ये हो रही है। भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र उत्तर प्रदेश के फूलपुर और आंवला में स्थापित किया गया, ठीक है। फूलपुर और आंवला, और ये है किसका? इफ़को का। ये संयंत्र किसका है? ये इफ़को का संयंत्र है, ठीक है।
बात समझ में? इफ़को का ये संयंत्र है। और भारत उर्वरक के क्षेत्र में सब्सिडी के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नीति का उपयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उर्वरक के क्षेत्र में एनबीएस का उपयोग करता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का उपयोग करता है। ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, अंतिम व्यापार समझौते के ढांचे के तहत भारत अगले 5 वर्षों में कितने मूल्य के अमेरिकी सामान खरीदने का इरादा रखता है? तो ये अंतरिम व्यापार समझौता एक हुआ है और भारत अमेरिका के मध्य ये हुआ है। तो इसमें भारत ने कहा है कि लगभग हम 500 अरब डॉलर यानी कि 500 बिलियन डॉलर मूल्य का अमेरिकी सामान खरीदेंगे, भारत ने ऐसा कहा है ना। अब इसमें क्या खरीदेगा? इसमें खरीदेगा मुख्य रूप से ऊर्जा, विमान और उन्नत प्रौद्योगिकी उत्पाद शामिल होंगे। इसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो ऊर्जा से रिलेटेड होंगे, विमान से रिलेटेड होंगे और काफ़ी उन्नत प्रौद्योगिकी जो उत्पाद है वो। और संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका है। और भारत और अमेरिका के बीच में विदेश और रक्षा मंत्रियों पर स्तर पर 2+2 वार्ता का आयोजन होता है। जैसे 2+2 का मतलब 2 पदाधिकारी उधर के, 2 पदाधिकारी इधर के, इस तरीके से इसमें होता है। अब यही सवाल आपसे उसमें वैसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस बना के भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो जैसे ये सवाल आप ऐसे करते हैं ना, उसके बाद में कोई सवाल आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस, तो वो भी आप कर लेंगे आसानी से, है ना। तो ये इस तरीके के सवालों को करने का मतलब इस ऐसा नहीं है कि केवल एक फैक्ट रखना, समझ रहे हो, एक फैक्ट रखना नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो सवाल स्टेटमेंट बेस पूछे जाएं वो भी तैयार करना है। 6 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट कितनी निर्धारित की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये रेपो रेट 6 फरवरी को जो निर्धारित की गई है वो है 5.25%। कितनी? 5.25%। तो और ये जो रेपो रेट है ये 2025-26 के लिए मतलब फरवरी 2026 में 26 में की गई है। 25-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया गया है वो 7.4% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मौद्रिक नीति समिति जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत होता है और वही ये करती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो उसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 इसमें आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार के। 3 ये आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 इसमें गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। टोटल कितने होते हैं? ये 6 सदस्य होते हैं दोनों को मिला के, ठीक है। तो ये 5.25 ये निर्धारित किया गया है। अब रेपो रेट क्या होता है, कोई बताएगा? रेपो रेट का मतलब वो है कि सरकार जैसे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं, तो आरबीआई इस दर पर क्या देता है? पैसा देता है। अब ये अगर ज़्यादा होती है तो जो लोन होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, बैंक को महंगे मिलते हैं। अगर ये दर कम होती है तो लोन जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि बैंक को कम दर पर मिल जाता है पैसा, ठीक है। तो मार्केट में जब पैसा बढ़ाना है तो इसको क्या किया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, है ना। और यहाँ अगर घटाना है तो बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है? अपरिवर्तित रखा गया है। सवाल देखिए, यहाँ पर कितनी निर्धारित की गई और ये वास्तव में क्या है? इसको चेंज किया ही नहीं गया, अपरिवर्तित रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जितनी थी उतनी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 5.25 ही रखा गया है। अग्नि थर्ड मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, जिसका हाल ही में चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि थर्ड है, थर्ड की 3000 किलोमीटर, 3 याद रखिएगा। जो तीसरी है उसकी कितनी है? 3000 किलोमीटर, ठीक है। मारक क्षमता कितनी है? 3000 किलोमीटर। और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। उड़ीसा के चांदीपुर के आईटीआर से इसका परीक्षण किया गया है, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। और सामरिक बल कमान भारत के परमाणु हथियारों के प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार है सामरिक बल कमान, इसको बोलते हैं SFC। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अग्नि की उड़ान याद है आपको? अग्नि की उड़ान की एक पुस्तक है, उसको आप कभी पढ़िए टाइम निकाल के, ठीक है। तो इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये आज का आपका करेंट अफेयर है।
आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताएं, बिना किसी बवाल के, बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल सीधी बात इसमें की जाती है। आप इसको अगर रेगुलर देखते हैं तो आपका करेंट गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। थैंक यू सो मच।